नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम बात करेंगे प्रत्यक्ष प्रमाण के बारे में। तो ये जो प्रत्यक्ष प्रमाण का जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्ज़ाम में प्रत्यक्ष प्रमाण जो है इसके जो भेद हैं इनके बारे में जरूर पूछा जाता है। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, तो इनके बारे में एग्ज़ाम में क्वेश्चन के बारे में एग्ज़ाम में जरूर पूछा जाता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने कारण का जो क्वेश्चन है वो किया था, तो उसे आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अब तक के जितने भी वीडियो हैं सभी को आप देख सकते हैं। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से यहाँ पर ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहेगा। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में जो ये घंटे वाला आइकन है इसे दबाकर आप ऑल वाला जो यहाँ पर आएगा इसे प्रेस जरूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, इसे भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम जो वैकेंसी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण न्यूज़ अपडेट जो होती है वो वहाँ पर डालते रहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो यह हमारा यहाँ पर प्रत्यक्ष प्रमाण और इसके भेद। आचार्य जो केशव मिश्रा है, इन्होंने तर्क भाषा में प्रमाण का लक्षण करने के बाद इस बात का निर्देश किया कि न्यायिकों ने 4 प्रमाण माने हैं। अब एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है तर्क भाषा के रचयिता कौन है, तो केशव मिश्र जो है इनके द्वारा रचित है तर्क भाषा। और न्यायिकों ने जो 4 प्रमाण माने हैं, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो यहाँ पर प्रमाण जो है कितने हैं। तो 4 प्रमाण हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाण। तो इन्हीं के बारे में हम जो है यहाँ पर करने वाले हैं। प्रत्यक्ष यहाँ पर है पहला प्रमाण, जिसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है। साक्षात्कारी प्रमाकरणम प्रत्यक्षम, ये परिभाषा एग्जाम में जा पूछी जाती है। अर्थात साक्षात्कार करने वाली परमा के कारण को प्रत्यक्ष कहते हैं। साक्षात्कारी प्रमाकरणम प्रत्यक्षम, साक्षात्कार करने वाली परमा के कारण को प्रत्यक्ष कहते हैं। और साक्षात्कार करने वाली परमा उसे कहते हैं जो इंद्रिय से उत्पन्न होती है, और इंद्रिय से प्राप्त होने वाला ज्ञान प्रत्यक्ष होता है। और इंद्रिय से प्राप्त होने वाला यह जो ज्ञान है ये 2 प्रकार का माना गया है। अब 2 प्रकार का कौन सा होता है? निर्विकल्पक ज्ञान और सविकल्पक ज्ञान। निर्विकल्पक क्या होता है? तो निर्विकल्पक ज्ञान में वस्तु का पूर्ण ज्ञान नहीं हो पाता है, बल्कि यह कुछ है, इस प्रकार का जो इसमें अंदाज़ा जो है ये लगाया जाता है कि इस प्रकार का ज्ञान होता है। दूसरी ओर सविकल्पक ज्ञान में वस्तु का पूर्ण ज्ञान हो जाता है। तो निर्विकल्पक ज्ञान क्या होगा? जिसमें वस्तु के बारे में हमें पूर्ण रूप से ज्ञात नहीं होगा, कुछ अंदाज़ा लगाया जाएगा कि यह कुछ है। और जो सविकल्पक ज्ञान है इसमें वस्तु के बारे में पूर्ण जो ज्ञान है ये हो जाता है। तो यही है सविकल्पक ज्ञान। और ये निर्विकल्पक सविकल्पक वाला जो क्वेश्चन है ये भी बहुत बार एग्जाम में देखने को मिला है। केशव मिश्र ने तर्क भाषा में साक्षात करने वाली परमा के कण को 3 प्रकार का बताया है। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अब जो एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, क्वेश्चन जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये क्वेश्चन है, इसी के बीच में से जो ये क्वेश्चन बन रहे हैं यही एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे केशव मिश्र ने तर्क भाषा में साक्षात्कार करने वाली परमा के कितने प्रकार बताए हैं, तो परमा के यहाँ पर जो कण है ये 3 प्रकार के बताए हैं। ये कौन कौन से हैं ये भी एग्जाम में इस तरीके से पूछा जा सकता है: कदाचित इंद्रियम, कदाचित इंद्रियार्शनिकर्ष और कदाचित ज्ञानम। तो इस प्रकार से यहाँ पर 3 प्रकार के ये माने गए हैं। पहला जो यहाँ पर रहेगा कदाचित इंद्रियम क्या है? जब किसी वस्तु का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है या जब किसी वस्तु का प्रत्यक्ष होता है तो उसी समय कभी इंद्रिय के द्वारा वस्तु का प्रत्यक्ष होता है। तो यही यहाँ पर इंद्रिय ज्ञान माना गया है कि जब किसी वस्तु का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है तो उस समय कभी इंद्रिय के द्वारा वस्तु का प्रत्यक्ष होगा, तो
तो यही प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाएगा। कदाचित इंद्रियम। तो यहाँ पर जो न्यायिक है ये मानते हैं कि किसी भी वस्तु का प्रत्यक्ष करते समय पहले इंद्रिय और पदार्थ का संबंध होता है, पुनः इंद्रियां पदार्थ के ज्ञान को मन को सौंपती है। पहले हम कोई वस्तु देखेंगे और उसके बाद जो हमारे ज्ञान जो भी हम देखेंगे वो हमारे मन में बात जाएगी कि ये वस्तु क्या है, तो पुनः इंद्रिय पदार्थ के ज्ञान को मन को सौंपती है, अर्थात मन और इंद्रिय का संबंध होता है। तत्पश्चात मन पदार्थ का ज्ञान आत्मा को सौंपता है, अर्थात मन और आत्मा का संबंध होता है, तभी पूरी तरह प्रत्यक्ष होता है। पहले जो हम कोई भी जो वस्तु है उसे देखते हैं, उसके बाद उसके रूप आकार ये देखते हैं और उसके बाद हम लास्ट में ये देखते हैं कि ये वस्तु क्या है, उसके पूर्ण निश्चय हो जाता है। जैसे पहले जो हमें जो कल वाला जो क्वेश्चन किया था कांड का, जिसमें घड़े के बारे में जो बताया गया था कि घड़े का आकार कैसा है, तो इस प्रकार से जो लास्ट में जो हमें पूर्ण प्रत्यक्ष ज्ञान उसके बारे में हो जाता है कि यह वस्तु क्या है। इसके लिए आवश्यक है कि प्रत्यक्ष ज्ञान में मूल भूमिका इंद्रिय की होती है और बिना इंद्रिय ज्ञान के प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं हो सकता। प्रत्यक्ष में इंद्रिय कारण या प्रमुख साधन कारण जब कभी होती है तो उस समय निर्विकल्प ज्ञान प्रत्यक्ष होता है, परंतु इस ज्ञान में और इंद्रिय के मध्य जो प्रक्रिया होती है उसे अवान्तर व्यापार कहा जाता है। और जब इंद्रिय कारण होती हैं, पदार्थ व इंद्रिय का परस्पर संबंध होता है तो जो अवान्तर व्यापार कहलाता है। भाव है कि जब इंद्रियां कारण होती हैं तो ये 3 प्रकार की होती हैं। तो ये 3 प्रकार यहाँ पर बताए गए हैं, जैसे कारण इंद्रिय ज्ञान, अवान्तर व्यापार इंद्रियार्थ सन्निकर्ष और फल निर्विकल्पक ज्ञान। तो इस प्रकार इंद्रिय से कदाचित जो ज्ञान होता है वह निर्विकल्पक ज्ञान होता है और निर्विकल्पक जो ज्ञान है उसका अर्थ यहाँ पर बताया गया है। निर्विकल्पकम नाम जाति आदि योजनाहीनम वस्तु मात्र वही किंचित इदमिति ज्ञानम जन्यते। अर्थात निर्विकल्पक ज्ञान वह है जब किसी वस्तु का नाम जाति आदि का ज्ञान नहीं होता। निर्विकल्पक का नाम जाति आदि योजनाहीनम, कि जब किसी वस्तु का नाम जाति आदि का ज्ञान नहीं होता तो उसे कहा जाता है निर्विकल्पक ज्ञान। केवल यह पता चलता है कि यह वस्तु है, वस्तु मात्र अवगाही किंचित इदमिति ज्ञानम जन्यते। केवल यह पता चलता है कि यह वस्तु है, यह कुछ है। इस प्रकार का ज्ञान वस्तु की पूर्ण जानकारी नहीं देता है। और इन 3 प्रक्रियाओं को तर्क भाषा में इस रूप में समझाया गया है, जैसे छेदन क्रिया। तो यहाँ पर कारण क्या है? फरसा है। अवान्तर व्यापार लकड़ी और फरसे का संयोग। और फल क्या है? काटना। तो इस प्रकार कदाचित इंद्रिय से जो ज्ञान होता है उसका फल निर्विकल्पक ज्ञान होता है। या जो निर्विकल्पक जो आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, किसी वस्तु का अनिश्चित प्रत्यक्ष ही निर्विकल्पक प्रत्यक्ष है। इसमें वस्तु के अस्तित्व का आभास मात्र मिलता है, यहाँ वस्तु का पूर्ण ज्ञान नहीं होता। जैसे कोई गहरी नींद में सोए रहने पर भी कभी कभी खटखट की आवाज़ का ज्ञान होता है, किंतु यह पता नहीं चलता कि यह आवाज़ किसकी है। तो ये होता है निर्विकल्पक प्रत्यक्ष। और सविकल्पक क्या होता है? सविकल्पक जिसमें हमें वस्तु के बारे में पता लग जाए। निर्विकल्पक प्रत्यक्ष का विकसित रूप ही सविकल्पक प्रत्यक्ष है। और इस प्रकार के प्रत्यक्ष में वस्तु का केवल आभास ही नहीं मिलता बल्कि उसका पूर्ण ज्ञान हो जाता है। सप्रकारकम ज्ञान सविकल्पकम।
तो यदि कोई हम किसी की आवाज़ सुने और यह अंदाज़ा लगा ले कि यह उस फलाने की आवाज़ है। कई बार हम कोई जो हमारे सामने नहीं होता है और हम उसकी आवाज़ से ही उसे पहचान लेते हैं कि ये वो व्यक्ति है, तो ये है सविकल्पक। और निर्विकल्पक होगा जिसके बारे में हमें पता नहीं चलता है। तो इस प्रकार यहाँ पर कदाचित इंद्रिय से जो ज्ञान होता है उसका फल निर्विकल्पक ज्ञान होता है। वहाँ पर इंद्रिय कर्ण है, अवान्तर व्यापार है, पदार्थ और इंद्रिय का संयोग है। फल निर्विकल्पक ज्ञान है। कदाचित इंद्रिय सन्निकर्ष, जब कभी कोई ज्ञान इंद्रिय और पदार्थ के संयोग से होता है तो उसे कहा जाएगा सविकल्पक ज्ञान। और सविकल्पक ज्ञान का अर्थ है सविकल्पकम नाम जाति आदि योजनात्मकम। सविकल्पक ज्ञान वह होता है जिसमें किसी वस्तु का नाम, जाति आदि का पूरी तरह ज्ञान हो जाता है। जैसे हमने राम को खड़ा देखा तो हमें यह ज्ञान हो गया कि यह ब्राह्मण है, इसका नाम राम है, यह राम यहाँ पर रहता है आदि पूर्ण ज्ञान उसके विषय में जब होता है तब सविकल्पक ज्ञान हो जाता है। तो जैसे हमने पहले उदाहरण में किया था कि जैसे हमने किसी की आवाज़ सुनी और उससे ये अंदाज़ा लगा लिया कि ये वो व्यक्ति है, तो ये इसी प्रकार से यहाँ पर ये उदाहरण बताया गया है। जब कभी इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के द्वारा ज्ञान होता है तो उसकी प्रक्रिया यहाँ पर बताई गई है। जैसे कर्ण इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, अवान्तर व्यापार निर्विकल्पकम ज्ञानम, और फल है सविकल्पक ज्ञान। तो यहाँ पर इसका भाव कि जब इंद्रिय और पदार्थ का संयोग होता है तब सविकल्पक ज्ञान होता है। नंबर 3 रहेगा कदाचित ज्ञानम। प्रत्यक्ष ज्ञान के विषय में तीसरी स्थिति यह है कि जब कभी पूर्ण ज्ञान होता है तो यह ज्ञान हो जाता है कि इस वस्तु को प्राप्त करना है या नहीं। इस प्रकार की प्रक्रिया में निम्नलिखित 3 बातें आती हैं। कर्ण निर्विकल्पकम ज्ञान, अवान्तर व्यापार सविकल्पकम ज्ञान, और फल उपदेय बुद्धि। आगे जाए इसी के बारे में बताया गया है कि जब हमें इंद्रिय के द्वारा ज्ञान होता है तो पूर्ण ज्ञान तभी होता है जब हमें उस वस्तु के विषय में पूर्ण जानकारी हो जाती है। इस प्रकार की बुद्धि भी हो जाती है कि इस वस्तु को ग्रहण करना चाहिए या फिर इस वस्तु को परित्याग कर देना चाहिए अथवा इसकी उपेक्षा कर देनी चाहिए। जैसे यहाँ पर ये बताया गया है, हानुपदानुपेक्षा बुद्ध्या जायन्ते तथा निर्विकल्पकम ज्ञानम कर्णम। अर्थात निर्विकल्पक ज्ञान जब कर्ण होता है तब सविकल्पक ज्ञान अवान्तर व्यापार होता है। और ज्ञात वस्तु के प्रति 3 प्रकार की बुद्धि होती है। यह वस्तु त्याग करने योग्य है, यह वस्तु ग्रहण करने योग्य है, या फिर यह वस्तु छोड़ने योग्य है। तो इसका उदाहरण यहाँ पर आगे बताया गया है कि जैसे घ्राण इंद्रिय से एक फूल को सूंघा, कहीं पर एक फूल लगा हुआ है और उसकी जो सूंघ है वो हमारे तक आ रही है, तो प्रथम क्षण में यह कुछ गंध है ऐसा हमें आभास हुआ। उसके बाद यह गुलाब के फूल की सुगंध है, यह सविकल्पक ज्ञान हुआ। फिर यह बुद्धि पैदा होगी कि इसे उठाना चाहिए या फिर छोड़ देना चाहिए अथवा इसकी ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो उसी बुद्धि के अनुसार व्यक्ति कार्य करता है और उसी यह पूर्ण ज्ञान या प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है कि यह वस्तु गुलाब है परंतु वाटिका में लगा है, अतः उसे तोड़ना चाहिए या फिर छोड़ देना चाहिए। भाव है कि प्रत्यक्ष ज्ञान से वस्तु का तभी ज्ञान होता है जब इंद्रिय को उसकी पूरी तरह से ज्ञात कर लेती है। तो इस उदाहरण के माध्यम से इसे यहाँ पर समझा गया कि हमने अगर कहीं पर फूल लगा हुआ देखा है तो उसकी सुगंध हमारे तक आ रही है, तो
सुगंध से ही हम उसे पहचान लेते हैं कि ये किस पौधे की, किस फूल की सूंघ है। या फिर आप इस तरीके से समझ सकते हैं, अगर आपके घर में कुछ पकवान बना हुआ है और कई बार आप उसकी सूंघ से ही अंदाज़ा लगा लेते हैं कि आज ये बना हुआ है। तो यही यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से समझाया गया है। अब प्रत्यक्ष ज्ञान की प्रक्रिया में 5 पड़ाव हैं। ये 5 पड़ाव कौन कौन से हैं? इंद्रियासन निकर्ष, निर्विकल्प ज्ञान, सविकल्प ज्ञान और हान उपादान उपेक्षा बुद्धि। और इस प्रक्रिया के 3 रूपों को यहाँ दिखाया गया है: करण, अवान्तर व्यापार और फल। कर्ण प्रमुख साधन है, अवान्तर व्यापार बीच की प्रक्रिया और फल परमा है। अब कर्ण क्या है? इंद्रिय है, इंद्रियासन निकर्ष और निर्विकल्पक। अवान्तर व्यापार इंद्रियासन निकर्ष और निर्विकल्पक ज्ञान और सविकल्पक ज्ञान। और जो परमा है ये निर्विकल्पक ज्ञान, सविकल्पक और हान उपादान उपेक्षा बुद्धि। तो प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए ही प्रक्रिया तर्क भाषा में बताई गई है। तो दोस्तों ये थे हमारा आज का यहाँ पर प्रत्यक्ष प्रमाण का महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और आगे की जो वीडियो है उसमें हम इसे आगे का जो अनुमान का जो क्वेश्चन आएगा उसको करेंगे। अनुमान, उपमान शब्द जो यहाँ पर ये प्रत्यक्ष के जो 4 प्रमाण जो बताए गए हैं। तो ये यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन था जो आपके आगे सभी जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उनके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।